तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज में प्रमेय 6.4 की ओर। तो देख सकते हैं हमारे पास प्रमेय बोला, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैंने जो बुक से प्रमेय है उसको अपने कॉपी में लिख लिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि दो त्रिभुजों में हमारे पास दो त्रिभुज है, एक का नाम है एबीसी, एक का नाम है त्रिभुज डीईएफ, है ना, आपको दिख भी रहा होगा अच्छा से। चलिए, तो बोला एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक अनुपात में है। एक त्रिभुज की जो भी भुजाएं, जैसे ए बी है, एक इस त्रिभुज की BC है और AC है, और इस त्रिभुज की क्या है, DE है, EF है और क्या है, यानी कि DF है। इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो पता है क्या है, इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हैं। अगर साफ साफ मैं समझा दूं आपको, तो देखिए AB बटे में DE इक्वल टू BC बटे में EF और इक्वल टू AC बटे में DF दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। सिद्ध करना दोस्तों, देखिए अब आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं मतलब क्या, यानी कि आपको दिखाना है कि कोण A जो है कोण D के बराबर होगा, कोण B जो है कोण E के बराबर होगा, कोण C जो है कोण F के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर और भी आगे क्या बोला, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर हमारे पास संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर बराबर रहता है, हमारे पास संगत कोण बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप होता है। तो रचना पहले करेंगे। देखिए रचना मैंने कर लिया। यहाँ पर दो बिंदुएं P और Q लिया जो क्रमशः DE और DF पर है, ताकि AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ हो पाए। मैं समझाता हूँ ध्यान जगह। हमारे पास P है और Q है, दो बिंदुएं, जो कि P जो है वो DE पर प्रेजेंट है और जो Q है वो DF पर प्रेजेंट है। ये P और Q ऐसे प्रेजेंट हैं ताकि AB इक्वल टू DP हो पाए और AC इक्वल टू क्या हो पाए, DQ हो पाए। यहाँ तक बात समझ गए। अब देख लीजिएगा, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर सजा करके लिख दिया हुआ है, ठीक है, अपने भाषा में। अब देखिए दोस्तों, चूंकि AB बटे में DE इक्वल टू AC बटे में DF है, AB बटे में DE है और इक्वल टू क्या है, AC बटे में DF है। मैं इस दोनों को बराबर कर चुका हूँ। इसको मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसका भी जरूरत नहीं पड़ रहा, इसलिए। क्या हम AB की जगह पर DP लिख सकते हैं? आप बोलेंगे कैसे? देखिए AB की जगह पर मैं DP लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रचना से लिया था AB इक्वल टू DP, तो AB की जगह मैं DP लिखूंगा, बटे में क्या हो जाएगा, DE बराबर क्या हो जाएगा, AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DQ लिख सकता हूँ, बटे में क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। कैसे? तो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा भी दिया हुआ है। AB इक्वल टू, चूँकि AB इक्वल टू DP इक्वल और यहाँ पर क्या हो गया, कॉमा, AC इक्वल टू DQ। ये कैसे हुआ? तो रचना से हमारे पास हो गया, रचना, ठीक है, रचना से। तो देखिए दोस्तों, हम इसको पलट देंगे तो DE ऊपर चला जाएगा, DP नीचे आ जाएगा, यहाँ पर DF ऊपर चला जाएगा, DQ नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पलट दिया गया है, ठीक है, और यहाँ भी देखेंगे तो ये पलट दिया गया है, ठीक है। DP नीचे चला गया, DE ऊपर चला गया, DQ नीचे चला गया और DF ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ तक समझ पाता रहा ना। दोनों तरफ एक घटाने पर, एक घटाते पहले तो इतना लिख करके एक घटा लेंगे, इतना लिख करके हम एक घटा लेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर घटाना ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास लस जो आएगा इसका, तो नीचे क्या हो जाएगा, DP और DE माइनस क्या हो जाएगा, DP, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में DP, और यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, DF माइनस DQ हो जाएगा। तो चलिए अब आपको फिगर समझाते हैं और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में बताते हैं। देखिए DE में से, अगर मैं DE में से DP घटाता हूँ, DE में से DP घटाता हूँ, DE में से DP अगर मैं घटा लूँ तो क्या बचता है, EP। तो मैंने यहाँ लिख दिया, EP, और बटे में क्या हमारे पास है, बटे में पास है DP, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, यानी कि DP, ठीक है। अब देखिए DF में से DQ घटाते हैं, DF में से अगर मैं DQ घटा लूँ तो क्या बचेगा, FQ बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया FQ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और बटे में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लीजिए DQ है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, यानी कि DQ लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे समझते हैं। इसको मैंने पलट दिया तो DP ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, EP नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा DQ और नीचे क्या आ जाएगा, FQ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे करके हमारे पास अगर आ रहा है, देखिएगा फिगर को मैं दिखाता हूँ आपको, तो हमारे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पर DP बटे में EP, DP बटे में EP, यानी कि इतना और बटे में इतना,
बराबर क्या हुआ, डी क्यू बटे में एफ क्यू, डी क्यू बटे में क्या हो गया, एफ क्यू। अगर ऐसा करके है तो मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू जो होगा समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ के। ये कैसे हुआ समांतर, क्योंकि प्रमेय 6.1 से ऐसे बताया गया है ना। चलिए दोस्तों, अगर ये दोनों समांतर हमारे पास हो गया, ये दोनों हमारे पास समांतर अगर हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला कोड इस कोड के बराबर होगा और ये वाला कोड जो होगा इस कोड के बराबर होगा। सही बात बोल रहा हूँ ना। ठीक है, कैसे हुआ, संगत कोड से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डी पी क्यू ये वाला एंगल है और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू एंगल ई, इक्वल टू एंगल ई हो गया। डी क्यू पी जो है वो किसके इक्वल है, यानी कि एंगल एफ के इक्वल है। तो डी क्यू पी एंगल एफ के इक्वल है। सही है। चलिए कैसे हुआ, तो संगत कोड से हो गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण पहला हुआ। चलिए इधर तक समझ में आ रहा बात आपको ना। अब इसलिए अगर हमारे पास देखिए, इस त्रिभुज की बात करें डी पी क्यू की और त्रिभुज डी ई एफ की मैं बात करूं, तो छोटे वाले त्रिभुज में P और बड़े वाले त्रिभुज में हमारे पास क्या हो गया, यानी कि E। इसको मैं बोलूँ तो डी पी क्यू भी बोल सकता हूँ, इसको बोलूँ तो E भी बोल सकता हूँ। तो दोनों हमारे पास कोड बराबर हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है डी पी क्यू बराबर कोड E, और यहाँ पर डी क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, कोड F हो जाएगा। डी क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, कोड F हो जाएगा। ठीक है ना, संगत कोड से हो गया। ठीक है, समीकरण पहला हो गया। मैंने आपको दोस्तों ये बात समझा दिया। अब चलते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, यानी कि समरूप हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोड और बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोड बराबर है। छोटे वाले त्रिभुज में हमारे पास ये वाला कोड और बड़े त्रिभुज में हमारे पास ये वाला कोड बराबर है ना। तो मैं बोल सकता हूँ हमारे पास दोनों त्रिभुज जो आएगा, दोनों त्रिभुज जो आएगा ना डी पी क्यू से समरूप होगा किसके, डी ई एफ के। डी पी क्यू जो होगा समरूप किसके होगा, डी ई एफ के। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप ना। चलिए कैसे हुआ, तो एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप है तो मैं बोल सकता हूँ डी पी बटे में डी ई, डी पी बटे में डी ई बोल सकता हूँ, डी क्यू बटे में डी एफ, डी क्यू बटे में डी एफ बोल सकता हूँ, और पी क्यू बटे में ई एफ, पी क्यू बटे में ई एफ बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों त्रिभुज छोटा वाला और बड़ा त्रिभुज हमारे पास समरूप हो गया। सही है। चलिए तो इतना तक आप अगर आप समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कैसे हुआ, CPST से हुआ। CPST का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होते हैं, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक बात समझ गया आप बात को ना। अब देखिएगा, क्या हम DP की जगह पर A भी लिख सकते हैं, DP की जगह पर क्या A भी लिखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि रचना से यहाँ पर DP इक्वल टू A भी लिया गया था, है ना। चलिए, और बटे में AB बटे में DE हो गया, इसको नीचे ऐसे करके लिख देंगे। DQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअली DQ जो है वो AC के इक्वल है, तो क्या मैं AC बटे में DF लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये जैसा है वैसे करके लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है AB इक्वल टू DP है, AC इक्वल टू DQ है, ये कैसे रचना से हुआ है ऐसे करके। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेकिन AB बटे में DE, AC बटे में DF और BC बटे में EF, ये ऐसे करके दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर अगर हमारे पास दिया हुआ है तो मैं इसको बोल दूंगा कि हमारे पास समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और यहाँ पर हमारे पास जो मैंने यहाँ पर करके लाया था इसको 2 बोलूँगा, और जो अभी मैंने लिखा यहाँ पर दिया हुआ है इसको 3 लिखूँगा। समीकरण 2 और 3 से कंपेयर करता हूँ। देखिए AB बटे में DE, AB बटे में DE, AC बटे में DF, AC बटे में DF, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास मैच नहीं कर रहा है। PQ बटे में EF, BC बटे में EF। तो मैं क्या करूँगा, अगर हमारे पास ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो समीकरण 2 और 3 से क्या करेंगे, PQ, यहाँ पर हमारे पास PQ है ना, PQ बटे में EF, PQ बटे में EF कर दूंगा बराबर BC बटे में EF, BC बटे में क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए EF कैंसिल हो जाएगा, तो PQ बटे में PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास इतना तक आ गया है तो मैं अब क्या करूँगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में आऊँगा। ये थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको बता दूँ, पैसेंस बनाकर देखना पड़ेगा, नहीं आने समझ में अब दोबारा देखें, तिबारा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। ABC और DPQ में देखते हैं, ABC और DPQ में देखते हैं। तो AB इक्वल टू क्या हमारे पास है, DP है, ये रचना से। AC इक्वल टू हमारे पास DQ है, ये भी रचना से। BC इक्वल टू PQ मैंने अभी लाया हुआ, देख सकते हैं। BC इक्वल टू PQ अभी मैंने ला दिया हुआ यहाँ पर, है ना। चलिए मैं लिख दिया AB इक्वल टू DP रचना से, BC इक्वल टू PQ अभी दिखाया,
AC इक्वल टू डी क्यू, ये रचना से हो गया है ना, याद लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप पता क्या करें, आप अपने कॉपी लेकर के रखें, ताकि आप जैसे जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे वैसे आप लिखते चले जाएं और समझते चले जाएं, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए दोस्तों, तो हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वागम हो गया एस नियम से, है ना। तो तीन हमारे पास दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है, यानी कि साइड मिल रहा है ना। तो चलिए इतना तक हो गया। अब देखिए, अगर दोनों सर्वागम हमारे पास हो गया तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी, है ना, सही बात बोल रहा हूँ। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी पी क्यू हो जाएगा। एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल डी क्यू पी हो जाएगा, है ना। इतना तक आप बात समझ गए, है ना। देखिएगा, तो मैंने लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, डी पी क्यू, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू पी, सी पी सी डी से। चलिए दोस्तों, यहाँ तक बात समझ गए आप, है ना। अब देखिए मैं बताता हूँ, जब हमारे पास इतना हमारे पास इक्वल जो है एंगल है, ये हमारे पास जो जो इक्वल है मैंने दिखा दिया, यहाँ पर समीकरण 4 हुआ। लेकिन पता है, समीकरण अगर 1 को और 4 को देखें हम, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और हमारे पास 4 हमारे पास ये वाला है अभी आया। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए, एंगल बी जो है एंगल डी पी क्यू के इक्वल है, एंगल जो बी है वो डी पी क्यू के इक्वल है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल ई जो है एंगल डी पी क्यू के इक्वल है। तो जो इस एंगल के इक्वल है ना वो डी ई है, एंगल ई जो है वो डी पी क्यू के इक्वल है, डी पी क्यू के इक्वल है, और एंगल बी भी डी पी क्यू के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ऐसे करके हो गया। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, एंगल सी इक्वल टू क्या हमारे पास है, एंगल सी इक्वल टू डी पी क्यू, तो डी पी क्यू जो है वो एफ के इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास कोड सी हो जो होगा कोड एफ के इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया कोड सी बराबर कोड एफ, प्रूफ हो गया। अगर हमारे पास एंगल बराबर हो गए और संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DE है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रमेय 6.4 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।